स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेजोनेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द सेम फिनोमेना इन क्लास 11, बट आई थिंक a discussion is necessary in order to understand the resonance. It's a very peculiar and a very interesting phenomena too. इंटरेस्टिंग इसलिए है कि डे टू डे लाइफ में आप रेजोनेंस देखते हो, लेकिन कभी आप केयर नहीं करते कि ये रेजोनेंस हो रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आसमान से बिजली कड़की और जैसे ही कड़कती है बिजली जो है बहुत दूर कड़क रही है और आपके घर पे लगा हुआ शीशा वो झनझनाने लगता है। क्यों होता है ऐसा? आप में से कुछ वो स्टूडेंट्स जो दिवाली के दिन स्कूल में धूम धड़ाका करना चाहते हैं, वो अक्सर अगरबत्ती सुलगा के पलीते के साथ बांध देते हैं, असेंबली में बड़े शराफत वाले ढंग से खड़े होते हैं और जब बम उठता है तो आसपास के शीशे झंझना जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया? बॉम्ब तो आपने दूर रखा था, लेकिन शीशे या जो खिड़की का शीशा था क्लास का वो तो काफी दूर था, उससे फिर भी वो झंझना के कभी कभी टूट भी जाता है। उसका रीजन ये रेजोनेंस ही है। हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। ये तो कुछ डे टू डे लाइफ में रेजोनेंस के एप्लीकेशन जो आपके पक्ष से मैंने आपके सामने रखा था उसके बारे में। तो रेजोनेंस होता क्या है एक्चुअली? ये आप जान लो, एवरी ऑब्जेक्ट, दुनिया में कोई भी वस्तु वो एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो ये मेरा पेन है ना, अगर मैं इसे लटका दूं या इसे मैं, ये तो फोर्स्ड ऑसिलेशन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी अगर मैंने इसे यहां से यहां हिलाया तो ये एक बार ऑसिलेट कर रहा है, दो बार कर रहा है, इस तरीके से। मतलब इस कंडीशन में आप जब भी इसको वाइब्रेट कराओगे तो ये दो बार ही वाइब्रेट करेगा, दो बार ही वाइब्रेट कर रहा है, यानी 2 हर्ट्ज इसकी क्या होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसे इसी ढंग से पकड़े रहूं और बगल में ही कोई एक्सटर्नल सोर्स जिसकी खुद की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 2 हर्ट्ज, तो आमतौर पे जब मैं इसको इस पेन को वाइब्रेट कर रहा हूं तो आप देख रहे हो लगभग ये 1 से 2 बार या एक बार वाइब्रेट कर रहा है। 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल मान लेते हैं इस हालत में। तो अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स, मान लो कि आपके पास भी कोई पेन है या एक बॉम्ब है, उसको जब आप चलाते हो तो जैसे ही बॉम्ब की फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज पर सेकेंड होगी, तो जहां ये देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये यहां से वाइब्रेट किया यहां तक, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये यहां से यहां तक वाइब्रेट कर रहा है। अगर इसका एम्पलीट्यूड इतना इधर यानी इतना और मीन पोजीशन से इधर इतना है, तो जब एक एक्सटर्नल सोर्स जिसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है पेन की? 1 हर्ट्ज, और जो एक्सटर्नल सोर्स है वो पटाखा, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो अभी आप देखोगे कि ये जब वाइब्रेट करना शुरू करेगा एक ही बार करेगा, अभी ऐसे मीन पोजीशन पे आएगा, ऐसे जाएगा, तो क्या हुआ? इस तरीके से अभी भी 1 सेकंड में एक ही बार चक्कर लगा
एक चक्कर पूरा कर सकता है। बढ़ क्या रहा है? एम्पलीट्यूड। क्यों बढ़ रहा है? व्हेन इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स। कौन है? बम जो आप चला रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? 1 हर्ट्ज, जो कि इस पिन का है। तो आपने देखा कि जैसे ही ऐसा हो रहा है, ये पेन का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अब लंबे लंबे ये जो है एम्पलीट्यूड बना रहा है, अपनी मेन पोजीशन से दूरी ये क्या कर रहा है? बड़ी दूरियां तय कर रहा है। तो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज द फिनोमेना इन व्हिच एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद व्हाट? लार्जर एम्पलीट्यूड व्हेन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू the frequency of any external source। वही वहां हुआ था जब बादल गरज रहा था। तो क्या हो रहा था? बादल जब गरज रहा था तो वाइब्रेशन जो थी बाहर का एक्सटर्नल सोर्स यहाँ कौन है? बादल का गरजना। तो बादल के गरजने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसके बराबर हो गई? वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ योर विंडो, विंडो के बराबर हो गई। वो विंडो में जो आपका शीशा लगा हुआ उसके बराबर हो गई। तो क्या होगा? आमतौर पे आप अगर उस पे फटका मारोगे अपने विंडो पे तो वो धीरे धीरे ही हिलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ? अगर मान लो विंडो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 हर्ट्ज है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अभी क्या होगा कि जैसे रेजोनेंस होगा, कैसे रेजोनेंस हुआ? आसमान में बादल जो गरजा उसके वाइब्रेशन किसके बराबर हो गया? आपके विंडो पिन के वाइब्रेशन के बराबर, जो कि 10 हर्ट्ज है। तो अभी जो वो क्या कितना सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड था आपके खिड़की का? 10 सेंटीमीटर। यानी वो 10 सेंटीमीटर तक इसके पार्टिकल जाके वापस अपनी जगह पे आ सकते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब क्योंकि रेजोनेंस हो चुका है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी अब भी आपके विंडो पेन की 10 ही हर्ट्ज है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? मान लो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाई शीशे की अपनी इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो है जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो अगर फोर्स लिमिट में है, इलास्टिक लिमिट में है, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा। लेकिन अभी क्या है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, यानी जो एम्पलीट्यूड आपका कितना ज्यादा है, फोर्स ऑसिलेशन का एग्जांपल है ये। तो अपनी जो शीशा है उसके पार्टिकल क्या हो गए? उसका एम्पलीट्यूड अब कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि इलास्टिक लिमिट कहां तक संभाल सकती थी? मान लो 12 सेंटीमीटर तक संभाल सकती थी, जबकि आपका एम्पलीट्यूड कितने का हो रहा है रेजोनेंस से? 20 सेंटीमीटर का। तो क्या होगा? आपका शीशा टूट जाएगा। ठीक यही बात क्या होता है कि आर्मी मैन जो होते हैं उनको पुल पे मार्च करने की इजाजत नहीं होती है। उसका भी रीजन यही है। मान लो पुल भी क्या होता है? वाइब्रेट करता है। आप खुद आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा आप किसी भी पुल पे चले जाइएगा, आसपास के बड़ी बड़ी गाड़ियां जब उससे गुजरती हैं तो पुल ऊपर नीचे हल्के हल्के होता है, लेकिन गिरता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि उसमें जो वेट जाता है उसकी एक लिमिट होती है, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड है, वो इतना ही होगा मेन पोजीशन से कि डिस्प्लेस होने के बाद पुल जो है वापस मेन पोजीशन पे आ जाए। ठीक? पुल का भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब क्या? पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप मान लो 100 हर्ट्ज है। अब क्या हुआ? एक कर्नल साहब है, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा भाई मार्च कर दो, लद्दाख में युद्ध होने वाला है, मार्च करो। तो हमारे वीर सैनिक जो है मार्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है क्योंकि भाई कर्नल बहुत ही समझदार और दिमाग होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक ऐसे देश का जिसका कर्नल बहुत ही मूर्ख है। तो वो कर्नल साहब ने कहा कि भाई आप जो है पुल पे मार्च करना शुरू कर दो, पुल की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो कर्नल साहब के जो सैनिक है वो मार्च करना शुरू कर देते हैं। अचानक क्या होता? पुल टूट जाता है उनके मार्च करने पे। कर्नल साहब के वक्त सीधे पहुंच गए किसी सोर्स से, कर्नल बना लिए गए। किसी देश के अफ्रीकन कंट्रीज की बात ऐसे समझ लो, वहां के कर्नल ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? पुल क्यों टूट गया? गाड़ियां चलने लगी, टूटी, इतनी भारी भारी
जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो थी आपके पुल की, और सैनिकों का जो मार्च था उनकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 100 हर्ट्ज हो गई। ऐसे में क्या हुआ, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज पुल बिकम इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, या एक्सटर्नल सोर्स कौन है, सैनिकों का मार्च। एंड व्हाट हैपेंड ड्यू टू द रेजोनेंस, नाउ रेजोनेंस अकर, रेजोनेंस हो गया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका पुल जो है, जो जिसकी इलास्टिक लिमिट जो थी वो केवल 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड सहने के लिए बनी हुई है, वो क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर की बजाय बड़े बड़े एम्पलीट्यूड करना शुरू कर देगा, बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर देगा, 10 सेंटीमीटर तक ही वापस आ सकता है वो अपनी अवस्था में। अब वो क्या करना शुरू किया, उसका रेजोनेंस से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी तो वही रही लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। जहां पहले वो इतना जाता था अब वो क्या इतने से ज्यादा जाएगा, उसकी इलास्टिक लिमिट तो 10 सेंटीमीटर की, चला गया 15 सेंटीमीटर, तो क्या वापस आएगा, नहीं ढंग से गिर जाएगा, तो पुल टूट जाएगा। तो दैट इज व्हाई द मार्च इज प्रोहिबिटेड, मार्च ऑफ any armed forces is prohibited on any bridge. Why? Due to the resonance. तो रेजोनेंस मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ रेजोनेंस क्या होता है, उसके बाद हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। रेजोनेंस, द फिनोमेना, ये क्या है, फिनोमेना है in which any object start vibrating with बड़ा एम्पलीट्यूड, लार्जर एम्पलीट्यूड, कब, when its natural frequency, पेन की कितनी बताई थी, ब्रिज की कितनी बताई थी 100, नेचुरल फ्रीक्वेंसी become equal to frequency of any external source। तो ये चीज बहुत क्लियर है, आप चाहे तो लिख सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, तो ये हो गया रेजोनेंस। अब आते हैं हम बात करते हैं कि भाई ये एसी सर्किट में रेजोनेंस कहां होगा और कैसे होगा, तो उसको देखते हैं कैसे होगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा, रेजोनेंस जब भी होगा एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों के काम की चीज है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एसी क्या है, एसी भी तो वेव है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एकदम शुरुआत में ही आपको समझा रखा था एसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही वजह है कि आपने यहाँ प्लग दबाया, दबाते ही लाइट जल गई। क्यों? क्योंकि करंट यानी एसी जो है वो किस स्पीड से गया होगा, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड, यानी वो भी वेव है, एक वेव है। इट मींस इसमें क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा, इसमें वाइब्रेशन हो रहा होगा, इसमें वाइब्रेशन आप देख रहे हो किसका हो रहा है, इसमें जो है वाइब्रेशन किसका हो रहा है, करंट का हो रहा है। करंट इज वाइब्रेटिंग, इट इज अटेनिंग मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन नेगेटिव मैक्सिमम, देन अगेन जीरो, इस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है। तो रेजोनेंस जब होगा, एसी में रेजोनेंस जब होगा, इस वेव में अगर
तो सबसे पहले AC के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेजोनेंस है वो हमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़नी है या सीरीज रेजोनेंस पढ़ना है, सीरीज रेजोनेंस पढ़ना है और पैरेलल रेजोनेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस। चलिए सीरीज रेजोनेंस पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे सीरीज रेजोनेंस का। यह आपका इंडक्टर है, ये हो गया साहब आपका कैपेसिटर है जी, ये हो गया। अच्छा सीरीज है तो हम लोग पैरेलल बनाएंगे, सॉरी सीरीज है, सीरीज में लगा लेते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया। आपको अभी याद नहीं बनाया कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर थोड़ा ही है। आइडियल कैपेसिटर या आइडियल इंडक्टर क्या होते हैं, दोज आर हैविंग नो रेजिस्टेंस। तो ऐसा आपको होता ही नहीं है, इसका भी अपना रेजिस्टेंस होगा, इसका भी होगा, क्योंकि बने हुए मेटल के ही होंगे, कंडक्टर के ही, इसीलिए। तो ये हमने इसीलिए डिवाइस सीरीज एलसी सर्किट की आपकी होगी। दिस इज योर सीरीज एलसी सर्किट। तो व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग यू नो, या सीरीज एलसी आप सर्किट की बात कर रहा हूं, तो ये हो गई आपकी। इसमें आप चाहो तो वर्चुअली आप ये दिखा सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इन दोनों का, उस पे हमें नहीं जाना है। तो दिस इज योर सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ओके, द सीरीज रेजोनेंस सर्किट LC एंड R are arranged in a series। यहाँ हमारा नहीं शुरू करना है, तो आपके पास समझिए आ रही है कि आइडियल सर्किट, तो आइडियल इंडक्टर आइडियल कैपेसिटर में उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो वो है वहाँ मौजूद। तो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, सीरीज रेजोनेंस कब होगा, व्हेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर arranged in a series order in a circuit, then series resonance occur when the reactance, inductive reactance is equal to capacitive reactance। चलो यहाँ एक रजिस्टर ड्रॉ कर देते हैं, तो बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये आइडियल नहीं है, ऑलरेडी इसमें अपने आप समझिए आप यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। तो this is the series resonance and we know that Z is equal to what, Z is equal to R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर, ये चीज हमें पता है, ये इम्पीडेंस है। नाउ इन सीरीज रेजोनेंस होता क्या है, इन सीरीज रेजोनेंस when at a particular frequency and that frequency उसको आप म्यू आर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। at a particular frequency the current is maximum or other words में आप कह सकते हैं resistance is minimum। ठीक है, सबसे पहले सर्किट बनाया हमने, उसके बाद हमने बताया व्हाट इज अ सीरीज रेजोनेंस। इन सीरीज रेजोनेंस एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम और एलाबोरेट करके लिख देते हैं, इट इज नोन एज रेजोनेंस
द करंट इज मैक्सिमम और रेजिस्टेंस इज मिनिमम, ये चीज तब आपको सीरीज रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो ये थी बात डेफिनेशन की। अब कंडीशन देख लेते हैं क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंडीशन फॉर सीरीज, कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या होगा? चलिए इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। प्रकाश तो काफी है, डालने की जरूरत नहीं है। कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली ही कंडीशन क्या है, सबसे आवश्यक सीरीज में, कि XL वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। XL शुड बी इक्वल टू XC। तो सीरीज रेजोनेंस occurs if and only when XL is equal to XC, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तभी आपका रेजोनेंस होगा। इफ रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो? ओमेगा। अगर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो? ओमेगा। इन दैट कंडीशन XL, दिस इज योर मेन इक्वेशन। XL हम क्या लिखेंगे? ओमेगा। एन लिखते हो ना, लेकिन यहाँ ओमेगा RL होगा। और इसे और भी आप चाहे तो लिख सकते हो, ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई न्यू। तो यहाँ न्यू क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी न्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ना लिख सकते हैं। सिमिलरली XC, XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, एंड दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? याद है 1 बाई ओमेगा R एंड L की जगह C। ये पढ़ा था आपने। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 2 पाई न्यू R, क्योंकि रेजोनेंस के समय हो रहा है C। अब फ्रॉम फर्स्ट, अगर रेजोनेंस हुआ, फॉर रेजोनेंस पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी? XL इज इक्वल टू XC। XL इज इक्वल टू फॉर रेजोनेंस फ्रॉम फर्स्ट। तो इसका मतलब ओमेगा XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा RL शुड बी इक्वल टू व्हाट? ओमेगा 1 बाई ओमेगा RC लिख सकते हैं यहां से। अब ओमेगा R इधर ले आओगे तो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर R इज इक्वल टू 1 बाई LC। नाउ ओमेगा R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई अंडर रूट LC। तो ओमेगा R जो है दैट इज द एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हियर ओमेगा R क्या है? एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो आप भी जानते हो ओमेगा R को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई न्यू R। 2 पाई न्यू R is equal to 1 by under root LC। then this न्यू R is equal to what? 1 upon 2 pi under root 1 upon 2
पाई अंडर रूट एल सी। ये कुछ ज्यादा पहचाना सा नहीं आ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन याद आ रहा है। वहां अंडर रूट एल बाई जी होता है, अंडर रूट एल सी है 1 बाय 2 पाई। कंपेयर करोगे तो इट विल बी सिंपल एग्जांपल ऑफ एसेशन, तो उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। बहरहाल व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी आर सर्किट व्हिच इज in AC circuit which is containing LCR, it is equal to 1/2 by under root LC। और आपसे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 1 by under root LC यही होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। कंडीशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है, याद रखिएगा। यहां तक की डिस्कशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं, फिर आगे हम आगे की तरफ फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और चीजें जो इसी से रिलेटेड हैं। तो मैं इधर कंडीशन फिर मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज रेजोनेंस अकर्स ओनली इफ एंड ओनली इफ XL is equal to XC, है ना। या एंड यही आप एंड लिख लीजिए, एंड Z is equal to R। ये दो कंडीशन है, आप खुद ही देख लो। जो आपको पहला इक्वेशन मैंने बताया था z is equal to xl minus xc का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसमें xl और xc अगर बराबर हो गए तो z is equal to क्या बचा r। तो पहली कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन, एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द सेकंड वन। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस xl should be equal to xc, and the second condition that impedance should be equal to resistance। थर्ड कंडीशन क्या है, ऑल द द करंट शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। कंडीशन फॉर सीरीज रेजोनेंस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड करंट शुड बी मैक्सिमम। तो ये कंक्लूजन से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और कंक्लूजन्स निकालते हैं। कंक्लूजन्स ध्यान से देखते जाना। पहला क्या है, हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू ई मैक्सिमम या ईएमएफ अपॉन जेड। तो यहां z क्या है, मिनिमम है। z तो लिखोगे z सिंस z is equal to r and minimum ये मिनिमम है तो I क्या होगा, I will be maximum, I is I max, और I max कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट मिलेगा। पहला कंक्लूजन ये होगा। दूसरा रेजिस्टेंस या इंपीडेंस Z is मिनिमम, क्यों, क्योंकि Z is equal to XL minus XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड XL is equal to XC है, एंड XL is equal to XC। This implies XL minus XC is equal to 0। तो ये 0 हो गया, Z is equal to R, यानी Z क्या है, मिनिमम। ये कंक्लूजन आपके पास निकल के आए। रेजोनेंस के समय करंट क्या होगा, I will be मैक्सिमम। और क्या मिला आपको, इंपीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा रेजोनेंस के समय, एट रेजोनेंस मिनिमम मिलेगा आपको रेजिस्टेंस यानी टोटल इंपीडेंस। तो ये सारे कंक्लूजन आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं और उसे सॉल्व करा रहा हूं, फिर हम आगे चलेंगे।
inductor of 50 millihenry and capacitor of 220 microcoulomb. ठीक, माइक्रोकूलम्ब। Find the angular resonance, angular frequency at resonance। चलिए देखिए, resonance also find total resistance, total impedance, यानी total resistance, also find impedance when resistance is 2। दो नंबर में इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं। क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर कंसीडर इंडक्टर ऑफ 50 मिलीहेनरी कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोकूलम्ब, और वो क्या फाइंड करना, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं, एट रेजोनेंस। आल्सो फाइंड इंपेडेंस, इंपेडेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज 2। अब देखिए यहां क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इंडक्टेंस L, L की वैल्यू कितनी है, 50 हेनरी, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 50 × 10⁻³ हेनरी। नाउ उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा है वो बता रहा है कि आपका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रोकूलम्ब, यानी 20 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। चलिए यहां पे आ जाते हैं। एंड देखो बच्चों, रेजोनेंस के समय हमने अभी पढ़ा था इट इज इक्वल टू 1/√LC। तो सिंपल मैथमेटिक्स हम लगाते हैं। दिस इज 50 10⁻³ और 10⁻⁻6, 10⁻⁹ हो जाएगा। तो ये इसको अगर हम यहाँ 2 कर दें 20 की बजाय, तो यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁸। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, देखो 100 हो जाएगा, 100 से बाहर आ जाएगा 10, एंड दिस इज 10⁻⁸, तो बाहर आएगा 10⁻⁻2 सॉरी, ये माइनस तो ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 हो जाएगा, यानी 10⁻⁴ हो जाएगा ना, एंड यहाँ 10 है, ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 1000 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी पूछता, तो फ्रीक्वेंसी पूछता तो आप अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है फ्रीक्वेंसी भी बता दो, तो आप
ओके थैंक यू। अब नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा किसके बारे में? वो डिस्कशन होगा ग्राफ के